हेलो एवरीवन, मैं शरद यादव स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पे। आज आप पढ़ेंगे मेरे साथ घट्टा चक्र 2022 की सीरीज, जो कि इंडियन पॉलिटी हम लोग कवर कर रहे थे। राज्यपाल और राज्यपाल के कुछ एमसीक्यूज बच गए थे, उसको कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग स्टेट असेंबली अर्थात राज्य विधानमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 से। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। तो आर्टिकल हो जाएगा 200 के तहत वो राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रख सकता है या आरक्षित रख सकता है। अगला प्रश्न है 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राज्यसभा विधानसभा में, जो राजस्थान की विधानसभा थी, उसको पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भी भेज दिया। जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा। राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है। अगला है, राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रख सकता है या भेज सकता है, और यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दें तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो है कि पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा। मतलब कि अगर राज्यपाल ने परमिशन दे दी है तो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि राज्यपाल की स्वीकृति के लिए आपको पहले रखना चाहिए था। नियम यही था कि भाई पहले पेश करने से पहले, सदन में पेश करने से पहले आपको राज्यपाल के समक्ष रखना चाहिए था, फिर उसके बाद सदन में लाना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, कुछ विधेयक ऐसे थे जिसमें राज्यपाल की अनुमति चाहिए, लेकिन राजस्थान विधानसभा में नहीं रखा गया राज्यपाल से पूछकर। तो बाद में राज्यपाल क्या करता है, उस पर अगर अनुमति दे देता है तो वो कानून बन जाता है, वो रिजेक्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। तो 1, 2, 3 तो होता है राष्ट्रपति के लिए, लेकिन 2, 1, 3 अनुच्छेद राज्यपाल के लिए होता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में है या विधान परिषद वाले राज्य के विधानमंडल में दोनों सदन सत्र में हैं, यदि किसी समय राज्यपाल को लगता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण तुरंत कार्रवाई आवश्यक है, तो वह अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा। ठीक है, तो वह अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा। और 213 के में कहा गया है कि इस अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत का मतलब होता है दोबारा जब उनका सत्र चल रहा हो उस पर उससे स्वीकृति मिलना आवश्यक है, अन्यथा विधानमंडल के पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह बाद उसकी वैधता समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 28, किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो 213 कुल मिला के अध्यादेश जारी करने की शक्ति यहाँ पर पूछी गई थी, तो ये 213 के तहत होती है। क्वेश्चन नंबर 29, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का भी मतलब क्या होता है, अध्यादेश, इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। किसके द्वारा, राज्य की विधायिका के द्वारा, और कितने समय के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर ही इसका अनुमोदन होना आवश्यक है, अदरवाइज वो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है। 213। तो आप देखेंगे अलग अलग शब्दों के साथ एक ही प्रश्न को घुमाया जा रहा है बार बार। सॉरी, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल का द्वारा नहीं होती, यानी राज्य का राज्यपाल नहीं करता है। तो मुख्यमंत्री की भी करता है, लोकसभा आयोग, जो लोक सेवा आयोग है उसके सदस्यों की भी करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नहीं करता है, बल्कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मुख्य न्यायाधीश के सलाह से और उसकी कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा करता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पढ़ते हैं हम इसको। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही बात है। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, ऐसा नहीं है, उसके बिना विधानमंडल ये पूरा नहीं होगा। तीसरा स्टेटमेंट, उन्हें
विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। जी बिल्कुल, 1/6 सदस्य मनोनीत करते हैं। उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, ऐसा बिल्कुल गलत है। तो पहला और तीसरा तो सही है, लेकिन दूसरा और चौथा गलत है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं हैं। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये बी वाला सत्य नहीं है कि वो मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। ये बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि वो मृत्युदंड को क्षमा नहीं करता। मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है, न कि राज्यपाल के पास। तो यहाँ हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। राज्यपाल आर्टिकल 161-68 के तहत राज्य की विधायिका का अंग होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति 217 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य के पास या राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तरह आपातकालीन शक्तियां भी नहीं हैं। 161 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार वाले विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए व्यक्ति के दंड को राज्यपाल क्या करता है? प्रविलंबन कर सकता है, विराम कर सकता है, परिहार कर सकता है, लघुकरण कर सकता है या उसे क्षमा कर सकता है। परंतु मृत्युदंड, जो डेथ सेंटेंस दिया होता है, जो मृत्युदंड होता है, उसका निलंबन, परिहार, लघुकरण तो कर सकता है, परंतु मृत्युदंड को पूरी तरीके से क्षमा नहीं कर सकता। अर्थात क्षमा का मतलब होता है कि पूरी सजा को खत्म कर देना। और यह अधिकार केवल और केवल, देखिए केवल वर्ड भी लगा हुआ है, राष्ट्रपति के पास है आर्टिकल 72 के तहत। क्वेश्चन नंबर 34 है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, पढ़ते हैं उसे। राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। बात सही है, उनके किसी भी कार्य के लिए राज्यपाल या राष्ट्रपति पे मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है। तो देखिए, असंवैधानिक कृत्य की व्याख्या यहाँ पे नहीं की गई, लेकिन इतना है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। देखते हैं इसका। तो देखिए, ए वाला यहाँ पे गलत बता रहा है और डी वाला सही बता रहा है। तो ए वाला स्टेटमेंट आपने क्या पढ़ा था अभी, आप इसको यहाँ देख सकते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि मुकदमा तो चलाया जा सकता है, लेकिन वो भी केवल सिविल मुकदमा चलेगा, दीवानी मुकदमा, न कि फौजदारी मुकदमा। और दीवानी मुकदमा चलाने के लिए भी आप 2 महीने का समय पहले देंगे, तब उसके बाद ही उनके ऊपर इस तरीके का कोई केस हो सकता है। क्लियर है? अगले प्रश्न को देखते हैं 35। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थापित नहीं की जाती। यह स्टेटमेंट सही है कि जब तक वो पद पर है तब तक तो कोई भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां, भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, यह बात भी सही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाहियों से उन्मुक्ति है। सही है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। यह भी सही है, क्योंकि परमादेश जो होता है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए जारी नहीं किया जाता है। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 माह की लिखित सूचना अवश्य देनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। देखिए, अधिकृत जो है कि इस तरीके का नहीं है, तो डी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और यहाँ पे महाभियोग चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ देखेंगे कि राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अर्थात जब तक राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा है, पद धारण करते हैं, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश को पदावधि से पूर्व हटाने के लिए संसद में अभियोग चलाना या निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संकल्प पारित करना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी, और यह हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी सबसे पहले पूरे भारत में, जो कि 1947 से 1949 तक राज्यपाल थीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल थी? सरोजनी नायडू थी। और अगर महिला मुख्यमंत्री पूछेंगे तो सुचिता कृपलानी जी थी
ओके, सुचित्रा कृपलानी, वो भी यूपी की ही सबसे पहले मुख्यमंत्री बनती हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं राज्य विधानसभा, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो हमारा अगला टॉपिक है राज्य विधानमंडल और मंत्रिपरिषद। तो पहले तो आप समझ लीजिए कि राज्य विधानमंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। जैसे विधानमंडल में एक तो हो जाती है आपकी विधानसभा, दूसरी हो जाती है विधान परिषद और तीसरी हो जाती है गवर्नर। अर्थात इन तीनों लोगों को मिलाकर ही विधानमंडल का निर्माण होता है। विधानसभा, विधान परिषद, जनरल मतलब गवर्नर जनरल, या यूँ कहें कि राज्यपाल, जिसको हम कहते हैं गवर्नर। जहाँ कहीं भी विधान परिषद नहीं होती है वहाँ केवल और केवल विधानसभा और गवर्नर को मिला के अर्थात राज्यपाल को मिलाकर ही वहाँ की विधानमंडल तैयार होती है। और विधानसभा में ही मुख्यमंत्री बैठते हैं। विधान परिषद की बात करेंगे तो वर्तमान में केवल 6 राज्यों में है, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जहां विधान परिषद की सीटें हैं। तो हम लोग विधान परिषद भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज इसमें विधानसभा। शुरू करते हैं विधानसभा से। संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 3 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल के बारे में उल्लेख है। अर्थात कौन से भाग में राज्यों के बारे में है? भाग 6 में। 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल का गठन विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर होगा। यही मैंने आपको बताया। प्रत्येक राज्य में विधायी कार्यों के संपादन के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया है। 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए एक से अधिक या अधिक से अधिक जो है कि 500 सदस्य और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो प्रश्न यहाँ पे बनता है कि राज्य विधानसभा की न्यूनतम संख्या कितनी है? 60 होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी है? 500। लेकिन अपवाद के रूप में आप देखोगे तो सिक्किम में 32 ही सीटें विधानसभा की हैं और मिजोरम और गोवा में केवल और केवल 40 सीटें हैं, जो कि 60 के आंकड़े को भी पार नहीं कर सकी। तो ये जो है कि विधानसभाएं 60 से कम सदस्यों वाली हैं। तो 3 राज्य ऐसे हैं, सिक्किम, मिजोरम, गोवा, जो कि 60 से कम सीटें रखती हैं। इनके अतिरिक्त पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा 30 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो 33 ही हुए। लेकिन अगर हम बात करें कि किस राज्य की विधानसभा सबसे बड़ी है, तो हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है, जो कि 403 है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। तो जो लोकसभा यानी कि केंद्र में और स्टेट में राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं, उनके संचालन का जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को दी जाती है। अनुच्छेद 170 के 2 के अनुसार प्रत्येक राज्य को विधानसभा निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्यों में यथासाध्य एक ही हो। अब प्रश्न ये आता है कि कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो प्रत्येक जनसंख्या को डिवाइड करेंगे जब हम प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों को, तो एक ही अनुपात आना चाहिए प्रत्येक राज्य के लिए। 87वें संविधान संशोधन 2003 के तहत यह विभाजन, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कि यह विभाजन 2001 की जनगणना पर आधारित है। तो हम सीटों के लिए किसकी जनगणना लेंगे? 2001 की जनसंख्या लेंगे। वहीं हम कह सकते हैं विधानसभा स्पीकर जो होते हैं यानी अध्यक्ष, उनके अधिकार लोकसभा स्पीकर के बराबर ही होते हैं। अगर आप लोगों ने लोकसभा स्पीकर से संबंधित जो हमने क्लासेस चलाई थी, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसको जाइए और प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो आप उससे कंपैरिजन कर पाएंगे कि लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के सारे कार्य, सारी शक्तियाँ 99% जो है कि सेम हैं। विधानसभा अध्यक्ष यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तभी अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है, यानी कि कास्टिंग वोट का। सदन तथा राज्यपाल के बीच अध्यक्ष ही संपर्क स्थापित करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष करता है। और 84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2001 के तहत राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या, जो कि वर्तमान में 1971 की जनगणना पर आधारित है, वर्ष 2026 के पश्चात होने वाली पहली जनगणना के सुसंगठित या सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक तय यही होगी। यानी कहने का मतलब है कि जो सीटें हैं वो सारी चीज़ें 2026 तक सेम रहेंगी, वही की वही।
जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन अधिनियम 2019 में बना, तो इसके बाद जम्मू कश्मीर जो है कि यूनियन टेरिटरी बन गया और इसकी विधानसभा सीटें जो पहले 107 थीं, अब परिसीमन करने के बाद 114 कर दी गई हैं और जिसमें 24 सीटें पाकिस्तान द्वारा अधिगृहित जो क्षेत्र है हमारे भारत का पीओके होने के कारण रिक्त रखी गई हैं। इस प्रकार जम्मू कश्मीर विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 83, जिसे परिसीमन के बाद कितना कर दिया गया? 90, क्योंकि अब 90 सीटों पे चुनाव होता है जम्मू कश्मीर में। जैसा कि पुनर्गठन अधिनियम जम्मू कश्मीर का 2019 की धारा में 60 में किया गया था। आगे दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभाएं हैं, क्योंकि अभी तक हम पढ़ते थे दिल्ली और पुदुचेरी केवल यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को भी शामिल कर दिया गया जहां विधानसभा है, मुख्यमंत्री हैं। अनुच्छेद 173 के अंतर्गत विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यताएं दी गई हैं कि वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु कम से कम पूरी हो चुकी हो और 332 के तहत विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। तो यानी कि सीटों की रिजर्वेशन की बात भी इसमें की गई है। अब हम पढ़ते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें अगला टॉपिक है विधान परिषद अर्थात लेजिस्लेटिव काउंसिल। आर्टिकल 169 के तहत संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन का मतलब होता है समाप्त कर देना, इसके लिए उपबंध कर सकती है यदि उस राज्य की विधानसभा तत्संबंधी संकल्प अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, अर्थात हो गया विशेष बहुमत से अगर पारित करते हैं तो उसके पश्चात संसद सामान्य बहुमत से विधान परिषद का या तो निर्माण कर सकती है या विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। आर्टिकल 171 के तहत वर्तमान में विधान परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है और इसमें 6 राज्यों में विधान परिषद है: आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। इनमें विधान परिषदों का अस्तित्व बना हुआ है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। विधान परिषद क्या है? एक स्थायी सदन है। जिस तरीके से राज्यसभा है सेम उसी तरीके से विधान परिषद भी है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक रहता है, लेकिन प्रत्येक द्वितीय वर्ष पर यानी कि प्रत्येक 2 साल की समाप्ति पर इसके यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य को सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और 171 के अनुसार विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। कहने का मतलब हो गया कि किसी राज्य की विधान परिषद जो सीटें होंगी, विधान परिषद की संख्या होगी, वो उस राज्य की विधानसभा से 1/3 से अधिक नहीं होगी। अब मान लीजिए यूपी की विधानसभा सीटें कितनी हैं? 403 हैं। तो अगर मैं कहूँ कि यूपी के विधान परिषद की सीटें कितनी होंगी, तो आप कह सकते हैं 100 सीटों के आसपास होगी, क्योंकि 100 से ऊपर होगी, क्योंकि 1/3 का मतलब हो गया लगभग 133 के आसपास होनी चाहिए। अच्छा, इसमें देखते हैं, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद की उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सर्वाधिक 100 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 100 सदस्य हैं। आर्टिकल 171 के अनुसार विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। किससे होता है मेरे दोस्तों? एकल संक्रमणी मत द्वारा। जिस तरीके से आपके राज्यसभा के सदस्यों का होता है, सेम उसी तरीके से विधान परिषद के सदस्यों का भी होता है। 171 के खंड 2 में प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक किसी भी राज्य की विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 के खंड 3 में उपबंधित रीति से होगी। तदनुसार 171 के 3 में विधान परिषद के यथाशक्य निकटतम 5/6 सदस्यों का, ध्यान दीजिएगा, निकटतम 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होने तथा सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। तो 5/6 को कहा गया क्योंकि 6 में से 5 सदस्यों का तो निर्वाचन होता है और 1 सदस्य अर्थात 1/6 सदस्य का मनोनयन होता है राज्यपाल के द्वारा। तथापि राज्यों में विधान परिषदों की संरचना अनुच्छेद 171 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 समय समय पर जिसको यथा संशोधित किया जाता है कि धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप है।
विधान परिषद अपने सभापति या उपसभापति को साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके उनके पद से हटा सकती है। जिस प्रकार से राज्यसभा अपने सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति को हटा सकती है, वैसे ये भी हटा सकती है। आगे देखते हैं। और आर्टिकल 173 के तहत विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताएं निहित है, जबकि अनुच्छेद 191 में विधानमंडल की सदस्यता हेतु निर्हरताओं का उल्लेख किया गया। विधान परिषद के सदस्यों को क्या होना चाहिए? निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष की आयु होती है। कंपैरिजन देख लीजिए। अनुच्छेद 192 के अनुसार विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य कोई निर्हरता से ग्रस्त है या नहीं है, इस प्रश्न का विनिश्चय राज्यपाल निर्वाचन आयोग के परामर्श से करता है। किसके परामर्श से करता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श से। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 194 के तहत मतलब 190 के 4 के तहत राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य सदन की बैठकों से बिना अनुमति के लगातार अगर 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है या समाप्त मान ली जाती है। अब हम देखते हैं राज्य की मंत्रिपरिषद, जिसमें मुख्यमंत्री होंगे और कैबिनेट मंत्री होंगे। यही सारे लोगों को मिला के ही मंत्रिपरिषद बनती है। तो हम इस पे भी चर्चा करते हैं, फिर हम इसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को पढ़ेंगे जो आपकी आगामी परीक्षा यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस और यूपी आरओ की परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। तो इसलिए इसको इग्नोर करके नहीं चलना है हमें। तो शुरू करते हैं हम लोग। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को उसके विवेकाधीन कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के संदर्भ में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मुख्यमंत्री होगा एक साथ ही साथ, जिसका प्रधान 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। मंत्री सीधे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इवन कि मुख्यमंत्री भी प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया था कि 164 के 1 के अनुसार किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी भी दशा में 12 लोगों से कम नहीं हो सकते। अनुच्छेद 164 के 2 के तहत मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 164(4) के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यानी कहने का मतलब कि वो 6 महीने तक तो मंत्री रह सकता है, चाहे वो लोकसभा या विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य भले ना हो, लेकिन फिर भी वो 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। अगर उसे आगे भी कंटिन्यू करना है मंत्री पद को, तो उसे कम से कम किसी एक सदन की, चाहे वो विधानसभा की हो या जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ की, उसे सदस्यता स्वीकार करनी पड़ेगी। स्वीकार यानी ग्रहण करनी होगी। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो अब हम देखते हैं इससे समझने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़। अब प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग आप लोगों के लिए। रात में इस समय 3 बज रहे हैं और रात 3 बजे जो है कि आप लोग तो सो रहे होंगे, लेकिन हम लोग वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको अर्ली मॉर्निंग 9 बजे प्रोवाइड कर दी जाए। फिर दिन में बहुत सारा एफर्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जब तक लाइक नहीं करेंगे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो हमें मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। तो वही चीज़ है कि मोटिवेशन हमें तभी मिलता है जब आप लोग भी कुछ हमारे लिए सपोर्ट करते हैं। तो जब हम लोग इतना कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं, देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। क्या क्या आता है राज्यों की विधायिका में? विधान परिषद और राज्यपाल, विधानसभा में विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है, अर्थात जहां पे विधान परिषद है 6 राज्यों में, वहां पर तो इसी को मान लिया जाता है। अदरवाइज राज्यपाल और विधानसभा दोनों आता है। तो आप तीसरा ऑप्शन मत लगा दीजिएगा, चौथा ऑप्शन लगाइएगा, क्योंकि तीसरे में विधानसभा और राज्यपाल तो दिया है, लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद है उसका क्या होगा, इसीलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इन तीनों को ही मिला के राज्य विधानमंडल का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन की बात कर रहा है तो विधान पालिका की परिषद होती है।
ओके, विधान पालिका की परिषद होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो आर्टिकल नंबर 171, ध्यान दीजिएगा 171। अब यहाँ पर हम देखते हैं राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में है। 171 के अनुसार राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी भी दशा में वो 40 से कम भी नहीं हो सकती है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही विधान परिषद है। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 172 में राज्य के विधानमंडलों की अवधि और अनुच्छेद 173 में राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताओं को वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी विधि सही होगी? लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव, गलत है। संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव, गलत है, विशेष बहुमत चाहिए था। तीसरा देखते हैं, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि पूर्ण बहुमत अर्थात विशेष बहुमत तो राज्य विधानसभा प्रयोग करेगी और संसद इसके लिए सामान्य बहुमत का प्रयोग करेगी। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत राज्य में दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद की स्थापना या विघटन संसद विधि द्वारा तब कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे। तत्संबंधी संसद द्वारा साधारण विधेयक, ध्यान देना, साधारण विधेयक की भांति सामान्य बहुमत से पारित कर सकती है और अनुच्छेद 169 के तहत ऐसी विधि 368 के प्रयोजनों के लिए नहीं मानी जाएगी कि ये संविधान में संशोधन नहीं है, बल्कि ये तो राज्य विधान परिषद का निर्माण किया जा रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद, एक मिनट, यहाँ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? हाँ, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। अगर राज्य विधानसभा चाहती है तो विधान परिषद को समाप्त भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा ही की जा सकती है और इसमें तीसरा किसी का रोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिली है? तो आर्टिकल 169 के तहत ये प्रस्ताव पास करने की इजाज़त है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो आर्टिकल नंबर 169 में की गई है। राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया गया है? तो आर्टिकल 169, किसको अपनाया गया है? आर्टिकल 169 को। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यपाल पर बाध्यता आरोपित करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखे, गलत। केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। राज्यपाल पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखे। या चौथा देखते हैं कि केंद्र सरकार पर बाध्यता आरोपित करता, तो ये भी गलत है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। तो इस तरीके का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है, गलत। 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। ध्यान दीजिएगा कि राज्यपाल कभी नहीं करता, बल्कि विधान परिषद के सदस्य करते हैं नाम निर्देशित। तो दूसरा भी गलत है। तीसरे को देखते हैं, यहाँ पे पूछ रहा उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो न पहला सही है ना ही दूसरा, अर्थात कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है,
उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, जहाँ जहाँ विधान परिषद होंगी वहाँ पे केवल और केवल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मनोनीत सदस्यों की संख्या 10 दिखा रहा है, अर्थात कि 1/10 हो जाएगा। तो हो सकता है यूपी स्पेशल के लिए ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1/10 फिर आपको याद रखना है, 1/6 नहीं। जबकि बाकी विधान परिषदों में राज्यपाल क्या करते हैं, 1/6 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो डी उपयुक्त में से कोई नहीं जो है कि क्या लिख रहा है, संविधान के अनुच्छेद में विधान परिषद के निकटतम 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होने के बाद शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। तथापि राज्यों में विधान परिषदों की वर्तमान संरचना अनुच्छेद 171 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत की धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप होती है। अब इस तरीके से देखेंगे कि इसके तहत आंध्र प्रदेश की विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या 50 सदस्यों में से 6 सदस्य जो है कि लगभग 1/8, बिहार की विधान परिषद 75 में से 12 सदस्य अर्थात लगभग 1/6, महाराष्ट्र की विधान परिषद के 78 सदस्यों में से लगभग 12 यानी 1/6.5 और कर्नाटक की विधानसभा में लगभग 1/7। इस तरीके से जो है कि जो अलग अलग रेशियो आ रहा है ये राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर 1/6 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है? इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, न कि इसका। ये तो एक स्थायी सदन होता है, तो यह एक स्थायी सदन है, यह भंग नहीं हो सकता। 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं, 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यह भी सही है। उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वहीं इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, यह बात सही है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका सही जवाब होगा सी, यानी 2nd, 5th, 6 और 8। तो आप यहाँ पे देखेंगे 2, 5, 6, 8 ये वाले स्टेटमेंट ही सही हैं। पहला तो एक ये हो गया, 2, 5, 6 और 8, तो ये वाले स्टेटमेंट इसके सही हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं 15, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? तो राज्य विधान परिषद को जो है कि भंग ही नहीं बल्कि समाप्त भी किया जा सकता है, और यह प्रोविज़न आर्टिकल 169 में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? 169 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है यद्यपि संविधान अधिनियम 1956 में इसके लिए उपबंध है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अभी तक विधान परिषद नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं होता है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, बिहार में भी है, कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी, लेकिन तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। तो यही पूछा जा रहा है, तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। आप यहाँ देखेंगे कि आर्टिकल 168 के तहत वर्तमान में 6 प्रदेश आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ही केवल द्विसदनात्मक विधायिका है अर्थात विधानसभा और विधान परिषद, अदरवाइज और कहीं भी नहीं की गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो राजस्थान में नहीं है, बाकी बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक इन तीनों में ही विधान परिषद है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो एमपी, मध्य प्रदेश में नहीं है, बाकी आपके यूपी, बिहार, कर्नाटक में दी हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में कहाँ पर विधान परिषद है? तो केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और बिहार। तो केवल और केवल बिहार में ही है, न तो दिल्ली में है, न हिमाचल प्रदेश में, न केरल में। तो केवल आपका चौथा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। और अब हम इसके आगे मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। 20 के आगे जो भी MCQ जिसके हैं लगभग 50-60 उसको हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।